हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जेके ट्रिक। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में। इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पैनल में हम देखते हैं कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जिनके साथ में होते हैं दो अन्य चुनाव आयुक्त। इनकी जो नियुक्ति होती है उसको लेकर पिछले 4-5 महीने से सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर याचिकाकर्ता ने यह बोला है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो रही है उसको लेकर पारदर्शिता नहीं है, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका जो है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनको नियुक्त करने के लिए। और ये जो तरीका है ये कहीं ना कहीं संवैधानिक नहीं है। इसको लेकर याचिका दायर की गई। यहाँ पर अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत ये सुनवाई चल रही थी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जिसके अध्यक्ष हैं जस्टिस के एम जोसेफ जी, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि हिंदुस्तान के अंदर हमको ऐसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो आने वाले समय में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। वो सिर्फ जी हुजूरी ना करे, गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंटली काम करे, स्वतंत्र रूप से काम करे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या बातें कही, यहाँ पर सरकार ने क्या पक्ष रखा है अपना, आखिरकार ये मुद्दा हाईलाइट क्यों हुआ है इसको भी हम समझेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी संस्थाएं होती हैं उनका क्या रोल होता है और किस तरह से वो सशक्त हो सकती हैं, एम्पावर हो सकती हैं, क्या जरूरत है उनको एम्पावर करने की। इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ समय पहले ही अरुण गोयल जी को, जो पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, उनको इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके साथ में होते हैं दो इलेक्शन कमिश्नर्स। ये तीन लोग मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संभालते हैं। तो यहाँ पर एक वैकेंसी खाली थी इलेक्शन कमिश्नर की, तो उस जगह अरुण गोयल जी आते हैं। ये पिछले 4-5 महीने से ये वैकेंसी खाली चल रही थी। फ्राइडे के दिन इन्होंने रिटायरमेंट लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट, क्योंकि इससे पहले ये सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर। रिटायरमेंट लेते हैं और इनको नियुक्त कर दिया जाता है इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पर जो पिटीशन के साथ जो बात कर रहे थे यहाँ पर प्रशांत भूषण जी, उन्होंने बताया कि मिस्टर गोयल जी जो थे फ्राइडे तक क्या थे, सेक्रेटरी थे, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे हैवी इंडस्ट्रीज में। उन्होंने फिर रिटायरमेंट ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया गया। उनको फिर अपॉइंट कर दिया गया इलेक्शन कमिश्नर। सैटरडे को, मंडे को उन्होंने चार्ज ले लिया। तो ये पूरी प्रक्रिया देखा जाए तो 24 घंटे में ही फाइनल हो गया था कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनने वाला है। तो यहाँ पर फिर से उन्होंने सवाल उठाया कि जब थर्सडे को कोर्ट ने, पिछले हफ्ते थर्सडे को कोर्ट ने जब बोला था कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो न्यूट्रल है, जो भेदभाव नहीं करता और इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ऐसा मैकेनिज्म हमको बनानी है, ऐसी प्रक्रिया हमको बनानी है, किसके लिए, जो अपॉइंट कर सके इलेक्शन कमिश्नर्स को। थर्सडे को कोर्ट ऐसा बोलता है और फ्राइडे को 24 घंटे के अंदर नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल खड़े करे गए कि इतना जल्दबाजी में फैसला कैसे लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला गवर्नमेंट से कि अब ठीक है, आपने बना दिया तो 24 घंटे के अंदर हमारे पास वो फाइल लाई जाए जहाँ पर आपने किन बेसिस पर यहाँ पर नियुक्त किया है अरुण गोयल जी को, वो फाइल हमारे सामने पेश कीजिए 24 घंटे के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार से ये बोला। यहाँ पर सरकार को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटा रमन जी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी। यहाँ पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या क्या बोला उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। कोर्ट ने ये बोला कि इंडिया के अंदर हमको, देश को इस वक्त ऐसे इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो कभी भी ऐसी परिस्थिति अगर आए कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी आपको कुछ एक्शन लेना है, कार्रवाई करनी है, तब भी आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि जी हुजूरी पे आ जाएं आप, या फिर आप डरें, किसी पद से आप डरें। आपको स्वतंत्र होकर, निडर होकर काम करना है। यहाँ पर आपको अगर जान का भी रिस्क लेना पड़े, जान का भी अगर आपको रिस्क लेना पड़े, तो वहाँ पर भी आपको सोचना नहीं है। आपको गवर्नमेंट की जी हुजूरी करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये यहाँ पर बोला ऐसा व्यक्ति इंडिया के अंदर चुनाव आयुक्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ऐसा देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो भले वो जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को बनाती है इलेक्शन कमिश्नर जो उनके साथ
आइडियोलॉजी में यकीन रखता हो, उनके थॉट्स में यकीन रखता हो, फिलॉसफी में साथ चलता हो उनसे, और कुछ भी हो जाए उनको पता है कि वो उनकी तरफदारी करेगा, उनकी तरफदारी वो करेगा। ऐसे व्यक्ति को क्या बनाते हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं की गई, क्योंकि जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जॉब सिक्योरिटी है, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफदारी भी करेंगे वो, और गवर्नमेंट भी जानबूझकर ऐसे लोगों को बनाएगी जो उनका पक्ष ले। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमारा बेसिक जो डिबेट है, हम यहाँ पर जो बात करना चाहते हैं वो इस बात पर करना चाहते हैं कि जो कोई भी नियुक्त हो, जो कोई भी नियुक्त हो, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ये पहली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, खासकर जब कोई संवैधानिक पद पर आता है, संवैधानिक बॉडी का हेड बनने वाला है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमको बेसिकली इतनी सी बात देखनी है कि जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है यहाँ पर अपॉइंटमेंट का, वो कैसा है, वो पारदर्शी है कि नहीं, उसके अंदर मेरिट के बेसिस पर लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है कि नहीं, इतनी सी बात हमको देखनी है। यहाँ पर जवाब देते हुए बोला गया सरकार की तरफ से कि जिस तरह से न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसी तरीके से कार्यपालिका भी स्वतंत्र है, और अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कार्यपालिका पर सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं ये केस बनता है जुडिशियल इंटरवेंशन का। तो ये ऐसा ऐसा बोला गया किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से। यहाँ पर यह भी बोला गया कि इतने समय से जिस प्रक्रिया से नियुक्ति हो रही है वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं सही है, तभी इतने समय तक कोई इशू नहीं आया है। इंडिया के अंदर इलेक्शन कमिश्नर ने, और जो भी इलेक्शन कमिश्नर बाकी रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अच्छा काम किया है, लगातार फेयर और फिर इलेक्शन कराए हैं। तो अब ये सवाल उठाना कहीं ना कहीं गलत है, और कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है कार्यपालिका के डोमेन में आकर काम कर रही है, ऐसा बोला गया। यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि हम ये बात समझते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो पावर में आती है, जब वो सत्ता में आती है, तो वो चाहेगी कि उसकी सत्ता बरकरार रहे और उसकी शक्तियां कम ना हो, उसकी शक्तियां कम ना हो, वो ये चाहेगी। तो यहाँ पर कोई भी पार्टी कभी नहीं चाहती कि ऐसी कोई चेंज लाई जाए जिससे उसकी पावर पर असर पड़े या सत्ता पर असर पड़े, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पार्टी हो, ABCD। तो कोर्ट का ये काम बन जाता है उस समय कि वो उस सिस्टम को समझे और सिस्टम में सुधार के लिए चेंजेस लेके आए। कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 142, इसके अलावा आर्टिकल 32, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, और यहाँ पर वो प्रक्रिया कोई समझना चाहती है कि वो प्रक्रिया सही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब से उसका गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 में, तब से ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहा है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उनकी, लगातार वो कराते आ रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बताया कि पहले 1989 तक एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, मगर इसके बाद एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनको असिस्ट करने के लिए दो इलेक्शन कमिश्नर्स, दो अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने लगे, तो 3 मेंबर बॉडी बन गई, है ना। होता क्या है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनके पास तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मतलब उनको जॉब सिक्योरिटी है, उनको रिमूव करा जा सकता है उसी प्रक्रिया से जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिमूव किया जाता है, उनका रिमूवल इसी तरीके से होता है। मगर यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं दूसरे दो, उनको एग्जीक्यूटिव निकाल सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर। तो इनके लिए ये रिमूवल वाली प्रक्रिया इतनी स्ट्रांग नहीं है। जो अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए ही स्ट्रांग है, दूसरे चुनाव आयुक्तों के लिए नहीं है। पहली पॉइंट तो यहाँ पर यह आता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है जिस तरह से अपॉइंटमेंट होता है इनका, वो प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव यानी कि कैबिनेट, बेसिकली कैबिनेट यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट यहाँ पर इस आर्टिकल के तहत 324 के तहत अपॉइंट कर देती हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को, और इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त कर दिया जाता है। तो रिकमेंडेशन कहाँ से आ रही है, कैबिनेट से आ रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से आ रही है। इनकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट नियुक्त कर देते हैं। तो ये है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है इसको लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ पर और क्या काम करता है इलेक्शन कमीशन, तो सिंपल सा काम है उनका, लोकसभा में के इलेक्शन कराने हैं, राज्यसभा के इलेक्शन कराने हों, स्टेट में विधानसभा के इलेक्शन कराने हों, और जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, इन सभी इलेक्शन को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब बात आती है कि मैकेनिज्म चेंज करने की बात क्या आज पहली बार हो रही है, तो ऐसा नहीं है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसी कमीशन, एक कमेटी बने, सिलेक्शन कमेटी बने,
जिस कमेटी के मेंबर कौन हो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके मेंबर हो। क्या ऐसी कमेटी बनाई जा सकती है? ऐसा सवाल पूछा है फिलहाल तो कोर्ट ने। मगर इससे पहले भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 255th रिपोर्ट आई थी और सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट आई थी। इन दोनों रिपोर्टों में यह बोला गया कि एक कमेटी बननी चाहिए जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीन मेंबर तो हों जो मिलकर डिसाइड करें कि किसको हमको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है और अन्य चुनाव आयुक्त बनाना है। ये डिसाइड करें। ये सिलेक्शन कमेटी बननी चाहिए। ये रिकमेंडेशन पहले से है मगर इसको फॉलो नहीं किया जा रहा। और संविधान का जो आर्टिकल है 324, उसमें साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कि आने वाले समय में पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, जिसके तहत यहाँ पर चुनाव आयुक्त की और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए। वो लॉ अब तक नहीं बना, 75 साल हो चुके हैं, वो लॉ अब तक नहीं बना है, वो कानून नहीं बनाए पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में कानून कौन बनवा सकता है? गवर्नमेंट ही बनवा सकती है। तो वो कानून अब तक क्यों नहीं बना, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इशू है बेसिकली इस चीज को लेकर ही है। अब बात आती है फ्रेंड्स, किस तरह से हम जो फंक्शनिंग है, जिस तरह से कामकाज हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, उसमें और क्या बाधाएं देखते हैं। पहली बाधा तो हमने देखी अपॉइंटमेंट की है ही, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी बाधा हम देखते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। यहाँ पर सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त को ही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, क्योंकि उनको रिमूव करा जा सकता है जिस तरह से हाई कोर्ट के जज रिमूव होते हैं, यानी कि 2/3 मेजोरिटी, 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग होनी चाहिए। और जो ऑर्डिनरी मेजोरिटी होती है उसके अंदर भी है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के तहत 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इतने वोट पड़े और वो अल्टीमेटली मोर देन हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया से रिमूव किया जा सकता है, तो इनको ही किया जा सकता है। मगर जो दूसरे जो अन्य हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, उनको इनकी रिकमेंडेशन पर एग्जीक्यूटिव या फिर प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। और ये जो रिमूवल प्रोसेस है, यहाँ पर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। इनको यहाँ पर रिकमेंडेशन पर रिमूव कर देंगे, ये भी एक इशू है। बाद में ये देखा गया कि जब कोई भी इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होता है, यहाँ पर कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 साल से ज़्यादा आप नहीं रह सकते, या फिर आपकी 65 की एज हो जाए, जो भी काम पहले हो जाए, एज 65 हो गई तो आपको रिटायर होना पड़ेगा, 6 साल हो गए कार्य करते करते तो भी रिटायर होना पड़ेगा, जो भी पहले आ जाए। तो रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इनको दूसरी पोस्ट दे सकती है, गवर्नमेंट के अंतर्गत या दूसरी पोस्ट। तो यहाँ पर बेसिकली देखा गया, जब ऐसा गवर्नमेंट किसी को प्रलोभन दे सकती है, लालच दे सकती है कि रिटायरमेंट के बाद आपको ऐसी पोस्ट दे देंगे, अभी आप ये कार्रवाई नहीं करिए या फिर अभी शांत रहिए, तो ये प्रलोभन भी दे सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हटाना चाहिए ताकि और इंडिपेंडेंट तरीके से ये काम कर पाएँ। यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी नहीं है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी यहाँ पर किस पर जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर लगती है। और भी जो संस्थाएं हैं, खासकर संवैधानिक संस्थाएं, उनका पैसा भी यहीं से आता है, तो इनका भी डायरेक्ट पैसा यहीं से आना चाहिए। ये चीज़ अभी तक नहीं हुई है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। यहाँ पर पावर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, क्योंकि इलेक्शन को लेकर पार्लियामेंट भी लॉ बनाती है, जवाबदारी इनकी है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संवैधानिक और कानूनी शक्तियों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्षमता की भी कमी है। कैसे कमी है? कि अभी तक इनके पास खुद का सेक्रेटेरिएट नहीं है, सचिवालय नहीं है, मैन पावर की काफ़ी कमी है इनके साथ। और यहाँ पर इनको रिलाई करना पड़ता है होम मिनिस्ट्री पर, होम मिनिस्ट्री पर रिलाई करना पड़ता है, उनसे मदद मांगनी पड़ती है समय समय पर। डिपार्टमेंट पीओपीटी पर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इन पर डिपेंड करना पड़ता है। लॉ मिनिस्ट्री पर डिपेंड करना पड़ता है, इनसे लगातार सहायता मांगनी पड़ती है। तो इंडिपेंडेंटली और भी वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि मैन पावर की काफ़ी कमी है यहाँ पर। यहाँ पर जो कुरीतियाँ देखने को मिलती हैं, खासकर हमको इलेक्शन के दौरान, कि मसल पावर का यूज़ हो रहा है, वायलेंस का यूज़ हो रहा है, पैसे का यूज़ हो रहा है, लोग गलत बयान दे रहे हैं, असभ्य तरीके से बयान दे रहे हैं, उनको रोकने में भी असक्षम हो जाता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पावर नहीं है। तो ये सब चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार राजनीतिक तौर पर भी हम देखते हैं कि इनको खिलाफ आवाज़ उठती है और घेरा जाता है। तो ये जब सब चीज़ें सुलझ जाएंगी तो फिर हम देखेंगे कि एम्पावर हो जाएगा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका एम्पावरमेंट जरूरी क्यों है, आइए उसको थोड़ा समझते हैं। इसका एम्पावरमेंट जरूरी क्यों है? पहली बात हम देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की।
डेमोक्रेसी की ये बात है। तो डेमोक्रेसी के 3 अंग हैं, हम सब समझते हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका। जिस दिन लोग हैं, लोगों का क्या काम है? वोट करना। आपने वोट किया, किसी को सिलेक्ट करा, वो लोग क्या बन गए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के यहाँ बैठ गए हैं, कहाँ चले गए? संसद में, विधायिका में चले गए। इंडिया में थोड़ा ओवरलैप होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो यहाँ पर जो लोग एमपी बनते हैं वो अपना नेता चुनते हैं और उनको क्या बना देते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। और सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। ये होते हैं एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के भी पार्ट हैं, क्योंकि आखिरी में बिल उनके हाथ से साइन होता है तभी वो एक्ट बनता है। तो पार्लियामेंट के भी पार्ट है, इसलिए ये ओवरलैप इसलिए है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। तो ये होगा एग्जीक्यूटिव। तो ये नियुक्ति हो गई। अब यहाँ पर ये तीनों जो पिलर्स हैं, इनका ये भी काम है कि आपस में चेक करें एक दूसरे को और पावर को बैलेंस करके रखें। ऐसा ना हो कि कोई भी एक अंग ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो हमेशा क्रॉस चेक करना पड़ता है एक दूसरे को। तो जुडिशरी के पास भी ये पावर है, न्यायपालिका के पास भी ये पावर है। एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही बनती है लगातार पार्लियामेंट पर सवाल जो भी हो वो पूछ सकती है, किससे? कार्यपालिका से, ताकि जवाबदेही तय हो। और यहाँ पर जनता का भी बेसिकली ये, जनता तो वोट दे के सिलेक्ट कर लेती है, उसके बाद उसको ये काम है कि वो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ है, उनके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, वो वहाँ व्यस्त हो जाती है जनता। तो इसलिए इस जगह जरूरत पड़ती है हमको इंस्टीट्यूशंस की। वो कौन है हमारे पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जैसे कि यूपीएससी अपना काम करती है, सीबीआई अपना काम करती है, ईडी अपना काम करती है, इनकम टैक्स ऑफिस अपना काम करता है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लगातार काम करती रहती हैं। अब बात यही है कि इन लोग तो व्यस्त हो गए हैं, इन संस्थाओं की जवाबदारी बनती है कि वो ये इंश्योर करे कि कोई भी अगर करप्शन का चार्ज है या कोई भी डिमेरिट हो रही है तो वो रिपोर्ट कर सके। और ये संस्थाएं कब अच्छे से काम कर पाएंगी? जब इनको हम एम्पावर करेंगे। और इनको एम्पावर करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जनता का सवाल कौन उठाएगा? वो यही उठा पाएंगे और संसद में एमपीज उठा पाएंगे। क्योंकि हमेशा से एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट रहा है कि जिसके पास पावर आती है, जो सत्ता में आता है, पावर टेंड्स टू करप्ट। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि पावर टेंड्स टू करप्ट। पावर का नेचर ऐसा होता है कि जिस आदमी के पास भी पावर आएगी वो उसको कहीं ना कहीं करप्ट कर देगा। और पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसलिए यहाँ पर पावर को क्रॉस चेक करना जरूरी हो जाता है। उस जगह ये संस्थाओं का रोल बड़ा होता है। तो आइए समझते हैं कैसे इन संस्थाओं को हम और अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो संविधान में इनकी पावर दी गई है और फंक्शंस दी गई हैं, उनको डिफाइन करा जाए और उसी हिसाब से वो लोग काम करें। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होनी चाहिए, संविधान की बैकिंग होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि ये स्वतंत्र रहें और ऑटोनॉमस रहें। स्वतंत्रता से काम करें, किसी के प्रेशर में आकर काम करने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र और ऑटोनॉमी से काम करना चाहिए। तो दूसरी बात है कि आपकी जवाबदेही भी तय होगी। आप ऑटोनॉमस होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इसका मतलब नहीं जवाबदेही नहीं है। आपकी लगातार जवाबदेही तय होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसी के हिसाब से काम करना है, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना है, पारदर्शी तरीके से काम करना है। तभी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जवाबदेही तय होगी। भले आप ऑटोनॉमस हैं, स्वतंत्र इसलिए हैं ताकि आप पर प्रेशर ना हो, और ये नहीं है इसका आप मिसयूज करें। इसलिए ट्रांसपेरेंट होना भी जरूरी है, जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। इसके बाद आती है बात कि संवैधानिक ड्यूटीज जो आपको दी गई संविधान में, उन कर्तव्यों का आप पालन करें। उन कर्तव्यों का आप पालन करें, क्योंकि उनका आप पालन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। और जब हमारी संस्थाएं इन सब फैक्टर्स पर काम करेगी, कोई भी संस्था हो, तो वो आखिरी में क्या करेगी? वो खुद क्या होगी? एम्पावर्ड होगी, सशक्त होगी। और जितने संस्थान सशक्त होंगे उतने ही हमारे एम्पावर्ड सिटीजन्स होंगे। ये जो हम बात करते हैं सशक्तिकरण की, तो ये सशक्ति कहाँ से आएगी? एम्पावरमेंट कहाँ से आएगा? जब हम उस कॉन्सेप्ट में काम करेंगे। और इंडिया क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, तो एक अच्छे जनतंत्र के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि संस्थाएं, सार्वजनिक संस्थाएं जितनी भी हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। जब ऐसा होता है तो अपने आप डेमोक्रेसी थ्राइव करती है और अच्छे तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और भी संस्थाओं के बारे में जनरल बात करी है। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से यहाँ पर एक प्रक्रिया बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। इस पर जजमेंट आएगा, क्योंकि संवैधानिक बेंच है, तो जो भी जजमेंट आएगा वो उसका पालन करना पड़ेगा यहाँ पर पार्लियामेंट को भी और एग्जीक्यूटिव को भी।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पर जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर संस्थाओं का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका इतना बड़ा काम है कि वो वोटिंग कराती है। अगर लोगों का विश्वास नहीं रहेगा कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, जो संस्था ये काम करा रही है वो संस्था इंडिपेंडेंट है कि नहीं, अगर ये ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो वोटिंग से ट्रस्ट खत्म होगा, तो डेमोक्रेसी से ही अल्टीमेटली ट्रस्ट खत्म हो सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और स्ट्रांग बनाया जाए और उस पर ट्रस्ट और जो फेथ है लोगों का वो कायम रहे। हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।